जितने भी एस्पिरेंट अपने एसएसबी को क्लियर कर लेते हैं, एसएसबी क्लियर करने के बाद वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन में लगभग 5 से 6 दिन का समय लगता है, डिपेंड करता है, कई बार 6 दिन से ज्यादा का समय भी लग जाता है। बट इस मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर एस्पिरेंट के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। कई बार ऐसा होता है कि खुद एस्पिरेंट किसी ऐसी डिसीज से ग्रसित है और उनको माइंड के अंदर ये थोड़ा सा डाउट होता है कि इस बीमारी के साथ क्या मैं एसएसबी के बाद मेडिकल क्लियर कर सकता हूं कि नहीं क्लियर कर सकता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं कि जब आप अपने एनडीए के रिटर्न को क्लियर कर लेते हैं, आप एसएसबी के अंदर रिकमेंड हो जाते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है, कौन कौन सा टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं और वो कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनके कारण आपको परमानेंट रिजेक्शन मिल सकता है, दैट मीन्स आपको पीआर मिल सकता है। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आपको ये छोटी सी बात समझनी होगी कि इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए जिस लेवल का मेडिकल फिटनेस चाहिए वो किसी दूसरी फोर्स को ज्वाइन करने के लिए नहीं चाहिए। विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, अगर आप स्टेट पुलिस को ज्वाइन करते हैं, वहां पर इतने लेवल तक आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया जाता जितना कि आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए करवाया जाता है। सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं तो आपके हेड से लेकर टो तक आपके सारी चीजों की जांच की जाती है, फिर चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हो, चाहे अगर मैं बात करूं कि आपका माइंड हो या आपका हार्ट हो, हर चीज की जांच यहां पर बारीकी के साथ की जाती है। बिकॉज जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाने जाते हैं वहां पर आपके शरीर का एक सर्टन लेवल तक फिट होना बहुत जरूरी है। उस फिटनेस को अपने अंदर लेकर आना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अब इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं 2 से 3 चीजें आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, आप इस चीज के ऊपर मत रहिएगा कि जब हम एनडीए क्लियर कर लेंगे उसके बाद हम अपनी मेडिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे या हम तो अभी फिट ही हैं। देखिए, आपको अभी से अपना एक रूटीन सेट करना पड़ेगा ताकि फिजिकल फिटनेस आपके अंदर रहे। कई सारी बीमारियां ऐसी है जो कि अगर आप एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करते हैं, आप रेगुलरली 45 मिनट्स भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, उस फिटनेस के साथ उन बीमारियों के ऊपर आप कंट्रोल पा सकते हैं। ओवरवेट एक बहुत बड़ी समस्या होती है। ओवरवेट के कारण क्या होता है, हालांकि टीआर मिलेगा आपको, बट ओवरवेट कम करना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। जिन बच्चों का वजन ज्यादा है उनको पता है कि अपना वजन कम करना कितनी मुश्किल बात होती है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अभी से समझनी पड़ेगी और अभी से आपको अपनी जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो हम आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, अब एनडीए के बारे में अगर मैं बात करूं तो एनडीए के अंदर गर्ल्स की एंट्री भी है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो गर्ल्स और बॉयज के सेम कंडक्ट किए जाते हैं, बट कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो केवल गर्ल्स के कंडक्ट किए जाते हैं। तो गर्ल्स के मेडिकल टेस्ट अलग से कौन से कंडक्ट किए जाते हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। डिटेल के अंदर हम बात करेंगे कि गर्ल्स के लिए मेडिकल टेस्ट कौन कौन से कंडक्ट किए जा सकते हैं, जाती हैं ऑब्वियसली, बिकॉज ये गायनो से रिलेटेड टेस्ट होते हैं। आगे हम उस बारे में बात करेंगे, बट आज के वीडियो के अंदर हम जिन टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिन कॉमन डिसीज के बारे में बात करने वाले जो नॉर्मली फेस की जाती है एस्पिरेंट्स के द्वारा, वो दोनों के लिए सेम है ना, अलग नहीं कि लड़की के लिए अलग होगी लड़कों के लिए अलग होगी। ये कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो दोनों के कंडक्ट किए जाते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ा एक सवाल होता है कि कितने दिनों का आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। 5 दिन, 6 दिन, देखिए नॉर्मली 5 से 6 दिन नहीं चलता, बट डिपेंड करता है हॉस्पिटल में कितना रश है, उसके हिसाब से भी कई बार चीजें डिपेंड करती है। बट ठीक है, जितने भी दिन आपका एग्जामिनेशन चलता है और इस एग्जामिनेशन के अंदर आपकी सारी चीजों को चेक किया जाता है। जब आप अपने मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं तो याद रखिएगा, जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, नॉर्मली अगर मैं बात करूं स्पेशलाइज्ड मिलिट्री हॉस्पिटल के बारे में बात करूं, तो आपका जो हॉस्पिटल है वो बेसिकली एसएसबी सेंटर के थोड़े पास ही होता है। आप वहां पर जाते हैं, जाने के बाद आपका रिपोर्टिंग करनी होगी और आपका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, आपको चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है, आपको एक फॉर्म दिया जाता है नॉर्मली। उस फॉर्म में आपको अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में लिखना होता है। आप अपनी सारी जानकारी भी लिखते हैं और अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में भी लिखते हैं, जो चीजें आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरे अंदर है। उसके बाद आपके हर दिन के हिसाब से अलग अलग टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। एक्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि इस दिन यही टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो टाइम के ऊपर चीजें डिपेंड करती है। और आप उस चीज के ऊपर भी मत जाइए कि सर पहले दिन ये होगा, दूसरे दिन ये होगा, तीसरे दिन यही होता है क्या। आपको अपने आप को मेडिकली फिट रखना है, तो मेंटली तैयार रहेगा कि कोई भी टेस्ट हो मुझे मेडिकली फिट रहना है। ओके, अब देखिए नॉर्मली आपके कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपका हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें चेक कर ली जाएगी। इसके बाद आपका आई टेस्ट होगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। आपका ईएनटी होता है, ईयर, नोज एंड थ्रोट टेस्ट आपका किया जाता है। डेंटल टेस्ट आपका होता है। इसके अलावा हम बात करें, एक्सरे आपके कंडक्ट किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड भी आपका होता है। अल्ट्रासाउंड बेसिकली आपकी लीवर और किडनी की जांच करने के लिए किया जाता है। ब्लड टेस्ट होंगे आपके, यूरिन टेस्ट किया जाता है। सर्जिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। बाहर से कोई समस्या तो नहीं है और एक्सटर्नली समस्या तो नहीं है, ये दोनों चेक किए जाएंगे इसके अंदर। और लास्ट में गर्ल्स के लिए होता है, ये बॉयज के लिए नहीं है। गायनोकोलॉजिकल टेस्ट ये गर्ल्स के लिए होता है, ये बॉयज के लिए नहीं होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, इस तरीके से टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है और डे बाय डे हर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है।
इसकी रिपोर्ट आपको बताई एक्जैक्टली नहीं जाती कि आपको ये बीमारी है। हाँ, जहां पर आपको रिजेक्शन मिल रहा है वो चीज बता दी जाएगी आपको, बट एक्जैक्टली आपका जो भी टेस्ट होता है, लाइक अगर ब्लड टेस्ट पहले दिन हो गया तो ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन ही आपको बता दिए कि हाँ ये प्रॉब्लम आपके अंदर है। जो भी अगर प्रॉब्लम अगर आपकी आती है वो आपके पीआर का कारण बन रही है, टीआर का कारण बनती है, वो लास्ट में बताई जाती है। अब एक बहुत बड़ा सवाल एस्पिरेंट्स के माइंड के अंदर घूमता है कि सर क्या टैटू के साथ हम एनडीए का या फोर्सेस को हम टैटूज के साथ ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए एक क्लियरली टैटू पॉलिसी देकर रखी है। ये कहा गया है टैटू पॉलिसी के अंदर कि आपके शरीर के इस हिस्से पर टैटू हो सकता है, कोई इशू नहीं है, इस हिस्से पर आपके शरीर के टैटू हो सकता है और इस हिस्से के ऊपर भी आपके शरीर के टैटू हो सकता है। बट दो चीजें याद रखना है कि जो टैटू आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर है, नॉर्मली इस साइड नहीं चलेगा, इस साइड नहीं चलेगा, यहां चल जाएगा। याद रखना, इस साइड नहीं चलेगा, यहां पर टैटू नहीं चलेगा, ये इतने एरिया में ये यहां पर टैटू चल जाता है। बट ये जो टैटू है ये रेसिस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा टैटू नहीं होना चाहिए कि जिसके अंदर आप किसी धर्म की बुराई कर रहे हैं या कोई ऐसा साइन है, ऐसा इंसिग्निया है जो कि किसी ना किसी तरह का टॉर्मोइल क्रिएट करता है, या आपने कोई सेक्सिस्ट टैटू बनवा रखा है, एक अजीब सी इमेज बनवा के रखी जो कि फोर्सेस के अंदर उस डेकोरम को मेंटेन करने के लिए सही नहीं है, तो ये चीज आप नहीं कर सकते हैं। कोई रिलीजियस टैटू है, नाम है, दैट इज फाइन। टैटू का साइज भी आपको बताना पड़ता है। जब आप अपना मेडिकल फॉर्म फिल करते हैं तो आपको टैटू का साइज भी बताना पड़ता है कि कितना बड़ा टैटू है। दूसरी बात याद रखिएगा, आपका टैटू किसी भी तरह का सेक्सिस्ट या अब्यूसिव रिमार्क शो नहीं करना चाहिए। आपके टैटू का एक्जैक्टली कोई मतलब थोड़ा बहुत होना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि हमारे देश में कई सारी ऐसी ट्राइब्स हैं, कई सारी ऐसी जनजातियां हैं जहां पर उनका खुद के कुछ ट्राइबल टैटूज होते हैं। अब ये ट्राइबल टैटूज अलाउ है कि नहीं है? तो देखिए, आर्म फोर्सेस क्लियरली कहती है कि हाँ, ट्राइबल टैटूज आपके अलाउ हैं, ट्राइबल टैटूज आपके अलाउ होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ट्राइबल टैटू अगर कोई है आपका जो कि प्रथा ट्राइब के अंदर बहुत समय से चली आ रही है, तो ट्राइबल टैटू अलाउ होते हैं। बट ऐसा नहीं कि हर कोई व्यक्ति कह देगा कि साहब ये मेरे ट्राइब का टैटू है। जब आप इस चीज को डिक्लेयर करते हैं कि ये हमारे ट्राइब का टैटू है, आप मन से डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। आप जिस एरिया के अंदर बिलोंग करते हैं, मान लीजिए कि आप उस ट्राइब के अंदर बिलोंग करते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट का ट्राइब है, वहां के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, जनरली जो डीएम साहब है, वहां से रिटर्न में लिखवा के लाना पड़ेगा कि हाँ साहब ये इस ट्राइब का टैटू है और ये जो पर्सन ये सेम ट्राइब से बिलोंग करता है। कई लोग क्या करते हैं कि किसी ट्राइब से इंस्पायर होकर वैसा टैटू बनवा लेते हैं, वो खुद उस ट्राइब से बिलोंग नहीं करते, तो ये चीज नहीं चलेगी। आप ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो ही वो टैटू आप अपनी बॉडी के ऊपर बनवा सकते हैं। चलिए अब हम आगे टेस्ट के बारे में बात करें। अब देखिए, जनरली सबसे पहले हाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हाइट अगर आर्मी और नेवी के लिए हम बात करें, दोनों फोर्सेस की बात की जाए एनडीए के एंट्री के लिए, तो जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। कितनी? 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बट अगर आप गोरखा, गढ़वाल, कुमायूं इस रीजन से बिलोंग करते हैं, दैट मींस पहाड़ी रीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए जो मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट है ये 152 सीएम हो जाती है। कितनी? 152 सेंटीमीटर हो जाती है। सेम अगर बात करें फीमेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है दैट इज 152 सेंटीमीटर्स। और अगर कोई फीमेल सेम एरिया से, गढ़वाल, कुमायूं इस रीजन से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए हाइट का क्राइटेरिया 148 सेंटीमीटर हो जाता है। बट यहां पर एक चीज याद रखिएगा, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, अगर आपकी उम्र एनडीए ज्वाइन करते समय, जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है बेसिकली, तो उस समय अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, आप 18 ईयर से कम होते हैं, तो आपको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। कितना? 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन। एग्जाम्पल की बात करें, मान लो आपकी हाइट अभी 155 है, बट आपकी उम्र जो है वो 17.5 साल है। अब 155 सेंटीमीटर है, सर मेरी उम्र 17.5 साल है, क्या मैं एनडीए के इस हाइट के क्राइटेरिया को फुलफिल करता हूं? आप कर दोगे। क्यों? बिकॉज 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। यह माना जाता है कि आप जब एनडीए एकेडमी के अंदर जाओगे तो आपकी ट्रेनिंग ऑब्वियसली होती है, राइगोरियस ट्रेनिंग करवाई जाती है, तो 2 सेंटीमीटर लगभग, हालांकि 2 से ज्यादा हाइट बढ़ने के चांसेस होते हैं, बट इतनी तो बढ़ी जाएगी, इतना चांसेस है कि आपकी 2 सेंटीमीटर तक हाइट बढ़ जाएगी। तो ये चीज यहां पर रहती है। ये गर्ल्स के लिए भी, बॉयज के लिए भी। मान लीजिए किसी गर्ल की हाइट 150 सेंटीमीटर है, अब उसके लिए भी ये चीज है कि हाँ, आप अगर चाहें तो 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन आपको दे दिया जाएगा। बट एक चीज याद रखना, इसमें बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। ठीक है? फोर्सेस के अंदर ऐसा नहीं कि सर मेरी हाइट तो है ही नहीं, मेरी तो 153 सेंटीमीटर हाइट है, 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, बट फिर भी 155 हो रही है, अब मैं ज्वाइन कर सकता हूं क्या? नहीं, फिर नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, फोर्सेस का क्राइटेरिया स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जो रिलैक्सेशन दिया है, अगर आप उसके अंडर आते देन इट्स टोटली फाइन, नहीं आ रहे तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें एयरफोर्स की, देखिए एयरफोर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया यहां पर देकर रखा है। एयरफोर्स के अंदर हम फ्लाइंग ब्रांच के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, बिकॉज एयरफोर्स की 2 ब्रांचेस होती है। नंबर 1 इज फ्लाइंग ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है दैट इज 162.5 सेंटीमीटर। 162.5 सेंटीमीटर फ्लाइंग ब्रांच के लिए हाइट का क्राइटेरिया। बट मैं क्लियरली आपसे कहूं कि बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि फ्लाइंग फिट होते हैं। फ्लाइंग फिट का मतलब क्या होता है? देखिए, नॉर्मली ये नहीं हो सकता कि केवल आपकी हाइट इतनी हो गई तो ऐसा नहीं। देखिए, प्लेन की जब हम बात करते हैं, फाइटर जेट्स के बारे में अगर हम बात करें,
दीज आर द मशीन्स। उन मशीन्स के अंदर जब आप कॉकपिट के अंदर बैठते हैं, आपकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उसके हिसाब से उस कॉकपिट को तैयार किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो फाइटर प्लेन को चलाने वाले जो फाइटर पायलट्स होते हैं, दे आर नॉट मेड, दे आर बॉर्न। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि आपकी बॉडी का स्पेसिफिक लेंथ उतना होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल की बात करता हूं मैं, मान लीजिए आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर है, मिनिमम हाइट है, इससे ज्यादा हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम इतनी हाइट होती है। अब आपकी जो सिटिंग हाइट है, मतलब जब आप बैठते हैं तो बैठने के बाद आपकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए 81.5 सेंटीमीटर, मैक्सिमम होनी चाहिए 96.0 सेंटीमीटर। ये दोनों को मिला के अगर इसके बीच में आपकी सिटिंग हाइट आती है तो आप एलिजिबल हैं, मतलब तब आप फ्लाइंग फिट होते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद आपकी लेग की लेंथ भी देखी जाएगी। लेग की लेंथ कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 99.0 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 120.0 सेंटीमीटर। इसके बीच में अगर आते हैं इंक्लूडिंग ये भी है, तो आप फ्लाइंग फिट होते हैं लेग की लेंथ के साथ। और थाई की लेंथ की बात की जाए, थाई की लेंथ की बात की जाए तो मैक्सिमम 64.0 सेंटीमीटर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। दैट्स व्हाई क्या कहा जाता है कि आप फ्लाइंग फिट बहुत कम बच्चे होते हैं, और इसलिए आप देखेंगे कि एनडीए के अंदर अगर रैंक आपकी बहुत अच्छी नहीं आई बट आप फ्लाइंग फिट है ना, तो भी फ्लाइंग ब्रांच मिल जाती, बिकॉज फ्लाइंग फिट बहुत सारे एस्पिरेंट्स हो ही नहीं पाते। इसके अलावा अगर हम फ्लाइंग के अलावा अगर हम ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के बारे में बात करें, तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए बॉयज के लिए या मेल के लिए हाइट है 157.5 सेंटीमीटर, और फीमेल्स की बात की जाए, फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर। तो फीमेल्स के लिए हाइट यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट है। आई होप हाइट का क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया होगा। अब वेट के क्राइटेरिया के ऊपर अभी बहुत मत जाना, वो आपकी हाइट पे डिपेंड करता है, बट अब बहुत ओवरवेट आपको नहीं होना। एक पूरा इंडेक्स देकर रखा है, आप उस इंडेक्स को देख सकते हैं। वेट को लेकर बहुत परेशान नहीं होना। अगर आप बहुत ओवरवेट है देन आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है, बिकॉज अगर मान लो आपको टीआर मिल गया, टीआर के बाद कुछ समय दिया जाता है, बट उस समय के अंदर भी अगर आप अपने आप को फिट नहीं कर पाए तो वेट के लिए बहुत परेशान मत होना, बट अभी से उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देना आपको चाहिए। ओके चलिए, इसके बाद हम बात करें टेस्ट का। जब स्टार्टिंग होता है आपके मेडिकल टेस्ट का, स्टार्टिंग होता है आपका ब्लड सैंपल लेकर। ब्लड सैंपल दैट मींस आपका हेमोग्राम टेस्ट यहां पर कंडक्ट किया जाता है, आपके ब्लड का सैंपल लिया जाता है। इस ब्लड के सैंपल के अंदर बहुत सारी चीजें चेक की जाती है। आपकी आरबीसी काउंट कितना है, डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि बड़ी खतरनाक बीमारी है, एचआईवी से ग्रसित तो आप नहीं है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि एक वायरल बीमारी है, छोटा मोटा इन्फेक्शन है, दैट इज टोटली फाइन। बट बहुत बड़ी बीमारी जिससे कि आपके बॉडी के फंक्शन पे प्रॉब्लम आ रही है, जो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम दे सकती है, ये सारी चीजें आपके ब्लड टेस्ट के द्वारा कंडक्ट कर ली जाती है। और ब्लड टेस्ट के अंदर ये बता दिया जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आपके अंदर है। नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बट याद रखिएगा ब्लड टेस्ट के अंदर कुछ मेजर डिसीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, एचआईवी नहीं आनी चाहिए, या ऐसी कोई डिसीज जो कि फ्यूचर में बड़ी समस्या आपको देते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि फिटनेस यही तो होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि फिटनेस पे ध्यान दीजिए। फिटनेस पे जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जब ये छोटे छोटे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं तो आपका फिट होना बड़ा जरूरी होता है। इसके अलावा हम बात करें जो नेक्स्ट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, वो आप यहां पर होता है आपका यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट के अंदर देखिए, यूरिन भी बहुत कुछ बता देता है आपकी बॉडी के अंदर। आपकी यूरिन का जो कलर है, उसका जो स्मेल है, वो भी बहुत कुछ बता देता है। किस चीज की कमी है आपकी बॉडी के अंदर या कौन सी चीज ज्यादा है, ये बता दिया जाता है ये आपके यूरिन टेस्ट के अंदर। यूरिन टेस्ट के द्वारा भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों को खोजा जा सकता है। वो कई सारी टेक्निक्स होती है, बट ठीक है, यूरिन टेस्ट आपका यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। और यूरिन टेस्ट के अंदर भी देखो, रिपोर्ट एक्जैक्टली आपको उस दिन नहीं बता देंगे कि आपकी रिपोर्ट आज की आई, साहब आपकी रिपोर्ट ये आई, आपकी रिपोर्ट ये आई, नहीं। वो फाइनल जब भी लिस्ट आएगी उसके अंदर आपकी जो रिपोर्ट्स है, वो लास्ट दिन के अंदर जो भी रहेगा वो आपको बता दिया जाता है, अगर प्रॉब्लम यहां पर है तो। अब आगे हम बात करें नेक्स्ट जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, दीज आर दी एक्सरे चेस्ट पीएव्यू। देखिए, एक्सरे आपका कंडक्ट किया जाएगा। एक्सरे क्या है? एक्जैक्टली सेम ऐसी मशीन होती है, आपको अपने चेस्ट को इस तरीके से आगे रखना पड़ता है, हाथ आपको अपने पीछे रखने पड़ते हैं। बेसिकली क्यों कंडक्ट किया जाता है? आपकी चेस्ट की और आपके रिब्स की कंडीशन देखने के लिए कि साहब कोई इनफॉर्मेलिटी तो नहीं है चेस्ट के अंदर, रिब्स आपके ठीक ठाक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि एक आध रिब टूटी हुई है, रिब केज के अंदर कोई इशू आ गया, बिकॉज रिब्स का आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। आपके अपर स्ट्रक्चर को आपके रिब्स जो है वो बहुत बड़ा एक सपोर्ट देते हैं। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना स्ट्रांग होगा, ये भी चीजें कहीं ना कहीं बार रिब्स डिसाइड कर देती है। एक्जैक्टली नहीं करती, बट कई बार कर देती है। तो देखिए, याद रखिएगा कि यहां पर आपका एक्सरे करवाया जाता है। एक्सरे के अंदर कई सारे टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, बट इनमें से वन ऑफ द मेजर टेस्ट होता है आपका चेस्ट पीएव्यू, जिसमें आपका चेस्ट का व्यू लिया जाता है। पूरा चेस्ट चेक किया जाएगा कि प्रॉपरली ग्रोन है कि नहीं है, कोई इनफॉर्मेलिटी तो नहीं है, अंदर से ऐसा तो नहीं कि चेस्ट के अंदर कोई बहुत बड़ी समस्या है। अब चेस्ट को लेकर जो समस्या बहुत बड़ी बच्चे फील करते हैं या फेस करते हैं, वो मेजरली दो समस्याएं। एक है आपका गायनो। गायनो को कई बार क्या कहा जाता है? गायनोकोमास्टिया के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज द गायनो।
ये गायनो की कंडीशन होती है। अब गायनो के साथ आप फोर्सेस को ज्वाइन नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा, गायनो के साथ फोर्सेस को ज्वाइन नहीं किया जा सकता है। गायनो एक ऐसी कंडीशन है जो कि मेडिकली एक्सेप्टेबल नहीं है एसएसबी के बाद आपकी। अब गायनो को क्या किया जाए सर, तो गायनो की सर्जरी करवाई जाती है, आप सर्जरी करवा सकते हैं गायनो की। ये देखिए, ये गायनो से पहले का कंडीशन है, ये गायनो के बाद का कंडीशन है, तो यहां पर सर्जरी करवाई जा सकती है। दूसरी जो समस्या आती है दैट इज पिजन चेस्ट, है ना। पिजन चेस्ट क्या होता है, आप देखिए चेस्ट इस तरीके से हो जाता है ना, इस तरीके का चेस्ट होता है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पिजन चेस्ट और गायनो एक्सेप्टेबल नहीं, बिकॉज ये वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि पिजन चेस्ट और गायनो एक्सेप्टेबल नहीं है। बट अगर मैं गायनो की बात करूं, इसका इलाज करवाया जा सकता है, इसका इलाज करवाया जा सकता है, और इलाज के बाद आप एसएसबी के लिए मेडिकली फिट हो सकते हैं। बट मेरा एक सजेशन है एक्जैक्टली मेरा, आप देखेंगे कई बार तो मेडिकल के अंदर अगर मैं बात करूं, तो अगर एसएसबी के मेडिकल्स का अगर आप पूरा सिलेबस देखेंगे तो उसमें बोल दिया जाता है कई जगह पर कि 24 वीक्स प्रायर सर्जरी होनी चाहिए, कि आपकी जो ऑपरेशन है वो 24 हफ्ते पहले होना चाहिए। बट मैं आपको सजेशन दूंगा कम से कम 1 साल पहले का गैप आप रखिएगा। क्या होता है कि 6 महीने के अंदर कुछ लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम देखी है, पर्टिकुलरली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं। कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम इसलिए आ गई कि वहां लिखा था कि 24 वीक्स पहले ऑपरेशन होगा तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, बट 24 वीक्स के बाद भी वो जो एरिया था वो सही तरीके से हील नहीं हो पाया, स्कार रह गया, प्रॉब्लम आ रही है वहां पे। दैट्स वाई क्या है कि बहुत देर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। 10 से 12 महीने पहले अगर लग रहा है कि ये प्रॉब्लम मेरे अंदर है, तो उस प्रॉब्लम का समाधान अपने खुद के लिए करवा लेना चाहिए। कि लग रहा है कि फोर्सेस ज्वाइन करना ही है और प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि सर्जरी मुझे करवानी है, तो फिर करवा लेना चाहिए, बहुत वेट नहीं करना चाहिए। बट याद रखिए कि ये कंडीशंस एक्सेप्टेबल नहीं होती। इसके बाद आपका प्रॉपरली जब एक्सरे किया जाता है तो आपके स्पाइन के 3 व्यूज देखे जाएंगे, है ना। जैसे आपका स्पाइन का, आपका देखिए लेटरल व्यू यहां पर देखा जाएगा, कि लेटरल व्यू दिखा जाएगा कि ऐसी स्पाइन आपकी टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है ना। इसके अलावा आपका पेस्टोरियर व्यू, इस तरीके से व्यूज देखा जाएगा। अब स्पाइन के अंदर जो मेजर समस्या एस्पिरेंट्स फेस करते हैं और जो समस्या देखी जाती है, देखिए एक नॉर्मल स्पाइन है, आप देख रहे हैं हल्की सी स्पाइन, सबकी थोड़ी बहुत टेढ़ी होती है, यहां से भी हल्की सी अंदर होती है, दैट इज द नॉर्मल स्पाइन। बट एक कंडीशन होती है, याद रखिए, जिसे कहा जाता है काइफोसिस। काइफोसिस के अंदर आप देखेंगे ये थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा है, मतलब आगे से शरीर ऐसा झुका हुआ आता है, ये एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा। वाई? बिकॉज देखिए रनिंग करते समय और इन द ऑपरेशंस, जब आप ऑपरेशन फील्ड के अंदर होते हैं ना, तो बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत महत्व रखता है, बिलीव मी बहुत महत्व रखता है। आप जब किसी वेपन को हैंडल करते हैं, हैंडल करने के बाद जब आप वेट कैरी करते हैं, और उसके बाद जब आप किसी ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, उस टाइम पर आपको दौड़ना पड़ता है, आपका बॉडी का बहुत मूवमेंट होता है, उस टाइम पर ये बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत कुछ डिसाइड कर देता है। अभी लगता है स्टूडेंट्स को कि सर इतनी सी बात में क्या हो जाएगा, नहीं, वहां जंग के मैदान में जब बहुत हॉस्टाइल कंडीशन होती है तब ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती। तो याद रखिएगा ये इस तरीके का बहुत ज्यादा पीछे वाला हिस्सा आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा झुका हुआ है हमारा, जिसे काइफोसिस कहा जाता है। एक और कंडीशन होती है जिसे लेडोसिस के नाम से जाना जाएगा। इसमें क्या होता है, जो निचला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये अंदर दबा हुआ होता है बहुत ज्यादा, ये देखिए बहुत ज्यादा अंदर है। अब ये दोनों समस्याएं क्रिएट कर देती हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इसका भी डिटेक्शन किया जाएगा और ये रिजेक्शन का कारण बनती है। कई एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं होता कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है, बट ये समस्या रिजेक्शन का कारण बन जाती है। और नॉर्मली किससे प्रॉब्लम क्या होती है, आप देखेंगे ये जो एक्जैक्टली प्रॉब्लम है, इसके अंदर आप देखेंगे कि एस्पिरेंट्स के कमर में हमेशा दर्द रहेगा, थोड़ा सा झुकेंगे तो दर्द होना शुरू हो जाएगा, और कई बार ये देखा जाता है कि उनके पेट में भी काफी दर्द है इस प्रॉब्लम के कारण। बट ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये प्रॉब्लम आपके अंदर तो नहीं है। इसके बाद एक बड़ी नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल होता क्या है, देखिए अगर मैं बात करूं, ये नॉर्मल हैंड है। नॉर्मल हैंड क्या होता है, जैसे कि अगर आप मेरा हाथ देखें, नॉर्मल हैंड क्या है, हम सबका थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ जरूर होता है, थोड़ा सा हमारा हाथ बाहर की तरफ निकला हुआ जरूर होता है, दैट इज टोटली फाइन कि हाँ अभी नॉर्मल एंगल है, थोड़ा सा हाथ हमारा बाहर निकला है। बट ये देखिएगा कि थोड़ा सा हाथ यहां पर बाहर निकला है। बट कई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका हाथ काफी बाहर की साइड होता है, बाहर की साइड होता है। जब हाथ आपका बाहर की साइड है, बाहर की साइड कितना है, देखिए नॉर्मली माना जाता है कि हमारा जो एंगल है वो 15 डिग्री तक एक्सेप्टेबल होता है। हाथ अगर बाहर निकल रहा है 15 डिग्री तक एक्सेप्टेबल माना जाएगा, कि ठीक है सर 15 डिग्री तक एक्सेप्टेबल माना जाता है मेल्स के लिए। बट अगर 15 डिग्री से ज्यादा बाहर निकल रहा है, देखो 18-19 डिग्री बाहर निकल गया, 15 डिग्री से ज्यादा ही बाहर निकल रहा है हाथ, अब ये एक बहुत बड़ी समस्या, इसे कहा जाता है क्यूबिटस वल्गस। इसमें आपका हाथ बाहर की तरफ ज्यादा मुड़ा हुआ होता है। अब इसे कैरिंग एंगल के नाम से भी जाना जाता है। कैरिंग एंगल्स भी दो तरीके के होते हैं, एक जब हाथ आपका बाहर है और एक आप जब हाथ आपका काफी अंदर होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि कई एस्पिरेंट्स को ये समस्याएं होती है। अब देखिए ये समस्या तब होगी
जब आपका एंगल 15 डिग्री से ज्यादा है, 15 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक के बीच में, दैट इज टोटली फाइन, उतना इशू नहीं आता है। बट 15 डिग्री से अगर ज्यादा है तो फिर ये समस्या होती है। क्यों? बिकॉज वेपन कैरी करने में इशू आएगा, हाथ टिला जाएगा, आप सही तरीके से निशाना नहीं लगा सकते। दूसरी समस्या क्या फील करते हैं, दैट इज क्यूबिटियस वर्स। इसमें बेसिकली क्या है कि आपका जो एंगल है हाथ का, वो हाथ आपके अंदर की साइड होते हैं, बाहर नहीं है, वो अंदर की साइड आते हैं। अंदर कितना कि आपका जो एंगल है वो 5 डिग्री से भी कम हो जाता है, इतना कम कि 5 डिग्री से भी कम है। याद रखना, 5 डिग्री से कम हो जाता है। 5 डिग्री तक ठीक है, बट 5 डिग्री से कम हो जाता है। ये फिर एक बहुत बड़ी समस्या है कि 5 डिग्री से आपका एंगल कम हो गया, हाथ आपका अंदर चला गया। ये दोनों बड़ी समस्याएं होती है। तो याद रखिएगा, कैरिंग एंगल एक बहुत बड़ी समस्या है। अब एक सवाल आता है कि सर समस्या तो है, कई बच्चे आप में से इस कैरिंग एंगल की समस्या को फेस कर भी रहे होंगे, इसका समाधान बेसिकली क्या होगा? देखिए, समाधान के बारे में बात की जाए तो किसी भी अफवाह के ऊपर मत जाइएगा कि ऐसा करने से हो जाएगा, ऐसा करने से हो जाएगा। किसी अफवाह के ऊपर मत जाइएगा। कुछ मेजर एक्सरसाइजेस होती हैं इसकी, और अगर आपको लगता है कि मेरा कैरिंग एंगल है तो एक बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाओ, वो इस समस्या का समाधान सही तरीके से कर देंगे। आप रिस्क नहीं ले सकते। इसके अलावा कुछ रेमेडीज होती है, जिससे कई बार क्या होता है ना कि कई एस्पिरेंट्स गलत तरीके से वेट उठा लेते, जिम के अंदर ज्यादा वेट उठा लिया बट गलत तरीके से उठा रहे, इसके कारण भी इस एंगल के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। अब जिनके अंदर क्या होता है कि जब अगर आप जिम जाते हैं या अगर आपको कैरिंग एंगल की समस्या है हाथों के अंदर, तो आपने देखा होगा कि बैंड्स आते हैं, बड़े बैंड्स होते हैं, फिटनेस बैंड, हाथ वाले बैंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़ा बैंड है, वो यहां से लेके यहां तक लग जाता है। उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत समस्या से निजात आपको मिल जाता है। दूसरी बात अगर मैं कहूं कि दूसरी क्या है कि एक वर्कआउट आप कर सकते हैं सही तरीके से, अगर आप पुशअप्स लगा रहे हैं, उससे भी समस्या से समाधान मिल जाता है। बट देखो, मैं क्लियरली आपसे कहूंगा, डोंट टेक अ चांस। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर ही समस्या का सही समाधान बोल सकता है। अब क्या कहते हैं नॉकिंग नीज में, बोलते साहब पांव के नीचे तकिया रख के बैठ जाना चाहिए। क्या है ये चीज? एक लेवल तक शायद आपको सेटिस्फेक्शन वो चीज दे देगी, बट परमानेंट आप चाहो कि मेरा नॉकिंग नीज ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपरली एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है, और याद रखिएगा वो आपका फिजियोथेरेपिस्ट करवा देगा आपको। तो अगर ये समस्या है तो डरने की जरूरत नहीं है, ये क्योरेबल होती है, इसमें इसको क्योर किया जा सकता है। बहुत ज्यादा है फिर प्रॉब्लम है, सर मेरा बहुत ही ज्यादा हो रहा है, देन दैट इज एन इशू। बट थोड़ी बहुत है, इसको समाधान करवाया जा सकता है और समाधान हो जाता है इसका। दूसरी एक जो बहुत बड़ी समस्या आती है, दैट इज नॉकनीस। नॉकनीस के बारे में हम बात कर रहे थे। नॉकनीस होती क्या है? देखिए, नॉर्मली नॉकनीस के बारे में एक दूसरा पिक्चर मैं बताता हूं आपको, कि जब आप अपने पंजों के पीछे वाला हिस्सा मिलाते हैं, पंजों के पीछे वाला हिस्सा मिलाते हैं, तो आपके घुटनों के बीच में एक छोटी सी गैप मिलती, थोड़ी सी गैप होती, ज्यादा नहीं गैप होती, थोड़ी सी गैप, एक स्केल निकल जाए, 2 स्केल निकल जाए, लगभग इतनी गैप होती। बट कुछ लोगों के अंदर ये गैप होती ही नहीं है। ये देखिए, गैप ही नहीं है, बिल्कुल गैप नहीं होती, और ये टकराते हैं पांव इनके। अभी टकराते तो क्या प्रॉब्लम होती है? जब नीचे पांव टकरा रहे, इसका क्या मतलब होता है? ये दौड़ने में समस्या क्रिएट होती है। जब आप रनिंग करते तो ये समस्या क्रिएट होती है और आप इंजर्ड हो सकते हैं। आप इससे टकराने के बाद, इन पांव के टकराने के बाद आप गिर सकते हैं। याद रखिएगा कि नॉक नी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और नॉक नी के अंदर नॉर्मली क्या चेक कैसे किया जाएगा? आपके पंजे के पीछे आप दोनों रखते हैं और बीच में से स्केल को निकाला जाता है। नॉर्मली ये समस्या लोगों में होती है और समस्या का समाधान हो जाता है। बट अगर आपके अंदर है तो याद रखिएगा कि इसके 2 रीजंस होते हैं। एक रीजन जैसा कि मैंने बताया कि नेचुरली है वो प्रॉब्लम है, इसलिए नेचुरली। दूसरा क्या होता है कि ओवरवेट लोगों के अंदर भी समस्या होती है। अगर वजन आपका ज्यादा है तो वजन ज्यादा होने के कारण भी नॉकनीस की समस्या हो जाती है। तो अब देखिएगा कि आपकी समस्या क्या है। अब इसके समाधान के कई सारे उपाय बताए जाते हैं, जैसे तकियों को बीच में रख के सोना चाहिए, है ना, 2 पाइप्स के बीच में पांव आप रख के बैठो। इसके अलावा आप हॉर्स राइडिंग करते तो उससे समस्या का समाधान हो जाता है। डोंट डू दैट थिंग, चाहो ट्राई कर लेना, बट मैं क्लियरली आपसे कह रहा हूं कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना ही चाहिए और जाना ही पड़ेगा। जिम में सर हम ये वाली बैंड वाली एक्सरसाइज कर लेंगे, पाँव को घुमा के तो हो जाएगा, नहीं होता, उससे नहीं होता। जो कर रहे हैं उनको पता है कि सर नहीं होता, थोड़ा बहुत फायदा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। रिस्क मत लेना अपने करियर के साथ। लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, वो इस समस्या का समाधान आपका कर देते हैं। इसी के साथ नॉक नीज के अंदर क्या होता है ना, देखो, एक तो है नॉक नीट, एक नॉक नीज होते हैं कि आपके घुटने टकराते हैं। एक इसी में एक प्रॉब्लम आती है, दैट इज बोर्ड लेग्स की। बोर्ड लेग्स का मतलब जिसे धनुष टांगों के नाम से जाना जाता है, कि आपके लेग्स जो हैं वो इस तरीके से बो होते हैं। तो देखो, थोड़ा बहुत बो लेग चल जाता है, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखो, दिस इज द कंडीशन ऑफ बो लेग्स, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकले हुए हैं। इसमें भी दौड़ने में काफी समस्याएं आती है, तो ये भी आपका चेक किया जाएगा, इसका भी समाधान किया जा सकता है। और याद रखिएगा, ये चीजें रिजेक्शन का कारण बनती है। छोटी चीज है, बाकी सब सी के बाद ये हो गया तो सब रिजेक्शन दे दिया गया, है ना, सब टीआर मिल गया, ये चीज याद रखिएगा। तो ये दोनों समस्या आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तीसरी अगर हम बात करें, जो एक बहुत बड़ी समस्या है, दैट इज फ्लैट फुट की समस्या, जो कई सारे एस्पिरेंट्स फेस करते हैं। फ्लैट फुट क्या होता है? आप देखिए इस पिक्चर को। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल फुट की अगर हम बात करें, ये दिस इज द नॉर्मल फुट, हमारे पाँव के नीचे एक थोड़ा सा हल्का सा एंगल होता है। ये एंगल क्या होता है? इस तरीके का हल्का सा एंगल ये होता है।
इस एंगल के कारण क्या होता है कि हमें दौड़ने में मदद मिलती है, हम सही तरीके से दौड़ पाते, पाँव इतने ज्यादा पेन नहीं करते। अब देखिए जैसे एग्जांपल की बात करें कि मान लीजिए कि ये नॉर्मल फुट वाला आदमी है, इसने अपने पाँव को भिगाया और रेत पे इसने अपने पाँव रखे, तो रेत पे इतने एरिया के अंदर निशान बनेगा, केवल इतने एरिया के अंदर निशान बनेगा, बिकॉज ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये एक एंगल के कारण हवा में है। बट जिन लोगों का फ्लैट फुट होता है, फ्लैट फुट में आप देखो कोई एंगल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, देयर इज नो एंगल। जब वो इसी तरीके से सेम पानी के अंदर भिगाव के किसी रेत पे अपना पाँव रखेंगे या किसी जगह पर अपना पाँव रखेंगे, तो ये पूरा एरिया, ये पूरा पाँव आपका जमीन के नीचे वाले हिस्से पे लगता है, हवा में कुछ भी नहीं है। इसे कहा जाता है फ्लैट फुट, और ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। एंड बिलीव में रनिंग में प्रॉब्लम आती है, नॉक नीज वाले बच्चे रनिंग करते समय उनको बहुत समस्या आती है, उनको पता नहीं लगता, सडनली इंजरी भी हो जाती है, और फ्लैट फुट के अंदर भी बहुत ज्यादा समस्या आती है। अब फ्लैट फुट को लेकर भी कई सारी चीजें बता दी जाती है। देखो फ्लैट फुट के लिए एग्जैक्टली अगर मैं कोई उपाय बताऊं तो सच एग्जैक्टली कोई ऐसा उपाय नहीं होता है, बट एक छोटी सी चीज होती है। आप चाहो तो मार्केट के अंदर क्या कुछ बॉल्स मिलती है, सॉफ्ट बॉल्स भी मिलती है, और वो सर्जिकल बॉल्स भी बोलते हैं कई बार उनको। उसको क्या कर सकते हैं, हम अपने जूते के अंदर रख सकते हैं। जूते के अंदर किस साइड रखना है, जहां पर आपका एरिया हवा में होना चाहिए, वहां पर आप उसको शूज के अंदर रखिएगा, उससे फायदा मिलता है, लिटरली उससे फायदा मिल जाता है। ये आप कर सकते हैं फ्लैट फुट के लिए, बट ज्यादा है तो फिर ये एक समस्या। दूसरी बात क्या है कि शूज पहन के रखिए, ज्यादातर चप्पल पहन के मत रखिए, शूज पहन के रखना है जरूरी होता है। एक ये भी कहा जाता है कि सड़क पे नहीं दौड़ना चाहिए, सड़क पे दौड़ने से आपका जो पाँव है वो फ्लैट फुट हो जाता है। ऐसा एक्जैक्टली नहीं होता कि सड़क पे दौड़ने से आपका पाँव फ्लैट फुट हो जाता है। जब आप एनडीए के अंदर जाएंगे तो नॉर्मली आप एनसीसी के बच्चों से पूछिए, उनको सड़क पे ही कई बार दौड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती, बट अवॉइड उस चीज को आप कर सकते हैं, ठीक है। बट शूज पहन के रखिए, सर्जिकल बॉल्स का आप यूज कर सकते हैं, इससे ये समस्या का समाधान आपके हो जाता है। बट देखो अभी से ध्यान रखना पड़ेगा, अभी से ध्यान रखोगे तो आगे समस्या आपको नहीं होगी। नेक्स्ट एक बहुत बड़ी कॉमनली फाउंड डिफेक्ट है, हम बात कर रहे हैं यहां पर डीएनएस की, जिससे कई सारे एस्पिरेंट्स अभी ग्रसित हैं। डीएनएस क्या है, ये आपको रिजेक्शन दे देगा, टीआर देगा बट रिजेक्शन आपको ये दे देगा। डीएनएस क्या है, डिविएटेड नेजल स्पेक्ट्रम। डिविएटेड नेजल स्पेक्ट्रम की बात करें, देखो अब ये है एक नॉर्मल नाक, एक नॉर्मल नेजल, ये मेरी नाक है, आपकी भी नाक है, हमारे नाक के बीच में हड्डी है, ये देखो नॉर्मल हड्डी कैसी होगी, सीधी होगी। इससे क्या होता है कि आपके रेस्पिरेटरी, जब आप सांस लेते हैं तो सांस सही तरीके से आप लेते हैं, कोई चीज बाधित नहीं हो रही, समस्या नहीं आ रही। इसके कारण साइनस की समस्या भी होती है लोगों को, है ना, अगर ये सही नहीं है तो। दूसरा क्या होता है, कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको डीएनएस की समस्या है, डिविएटेड नेजल स्पेक्ट्रम की समस्या। आप देखिए नेजल जो है, ये जो हड्डी है थोड़ी सी टेढ़ी है, इस हड्डी टेढ़ी होने के कारण कई बार क्या होता है कि सही से हमें सांस नहीं आती है, प्रॉब्लम होती है। अब देखो प्रॉब्लम नहीं हो रही, थोड़ी बहुत टेढ़ी है तो दैट इज टोटली फाइन, पर इतनी टेढ़ी है कि साहब एक नोजल हमारा 50% तक काम ही नहीं कर रहा है, 60% काम नहीं कर रहा है, तो ये फिर एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसका इलाज करवाया जा सकता है, इसकी सर्जरी होती है, आप सर्जरी करवा लीजिएगा डीएनएस की सर्जरी आप करवा लीजिए, अलाउ है वो, और उसके बाद आपकी ये एरिया सही हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। डीएनएस बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, डरना मत इससे कि सर बहुत बड़ी समस्या नहीं, इसका इलाज आप करवा लीजिए, सर्जरी आप करवाई जा सकती है, सर्जरी के बाद ये चीज एक्सेप्टेबल होती है। तो क्या है, घबराना नहीं किसी भी कीमत पे कि सर ये होगा नहीं, घबराओ मत। डीएनएस के बाद अगर समस्या है डीएनएस की तो आप उसकी सर्जरी करवा लीजिए, सर्जरी के बाद आप फिट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और सर्जरी में बहुत ज्यादा ऐसा पेन भी नहीं होता और बहुत खर्चा भी नहीं होता सर्जरी के अंदर। नेक्स्ट, अब बॉयज के अंदर एक डिसीज के बारे में बात करें, दैट इज हाइड्रोसेल। हाइड्रोसेल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये हो जाती है मेल्स के अंदर। इसमें क्या होता है, टेस्टिकल्स के अंदर आप देखेंगे कि ये नॉर्मल टेस्टिकल है, यहां पर आप देखिएगा कि पानी लिक्विड आ जाता है, दिस इज द हाइड्रोसेल। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जिन कई बच्चों को है, इसमें कोई शर्माने की या घबराने की बात नहीं होता है, कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, बट ये इस कंडीशन के साथ आप फोर्सेस में नहीं जा सकते, एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा। हाँ, क्योर करवा लिया आपने, सर्जरी करवा के आपने इसको क्योर करवा लिया, दैट इज टोटली फाइन, बट एक्जैक्टली अभी इस कंडीशन के साथ आप एसएसबी मेडिकल के अंदर जाएंगे नहीं, आपको रिजेक्शन मिल जाएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जब लिक्विड आपका फिल हो जाता है, इसके कारण क्या होता है कि कई बार निचले हिस्से में काफी पेन होता है, आप थोड़ा सा दौड़ते हैं और वो पेन होना स्टार्ट हो जाता है, आप ज्यादा वेट उठाते हैं तो आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मली हो जाता है एस्पिरेंट्स को। तो याद रखिएगा कि इसका इलाज करवा लीजिए, बहुत डरना नहीं कि सर ये हो गया आप क्या करें जीवन में, इलाज करवा लीजिए, बिकॉज इलाज करवाने के बाद दैट इज टोटली फाइन, आपका सर्जरी में बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट ये फाउंड नहीं होना चाहिए बेटा। इस कंडीशन के साथ तो आप नहीं जा सकते, ठीक है, इस कंडीशन के साथ आप ज्वाइन नहीं कर सकते, इसको सही करवा लीजिए, सही करवाने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं फोर्सेस, बट सेम कंडीशन के साथ सर मैं जाता हूं, किसके साथ जा रहा हूं सर, मैं हाइड्रोसेल के साथ जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं एसएसबी के अंदर रिकमेंड तो हो गया, अब मेरा मेडिकल भी क्लियर हो जाए, तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। तो ये एक समस्या है, बट इसका समाधान आप करवा सकते हैं, कोई
बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये, हर समस्या का समाधान है। दिस इज द मेडिकल कंडीशन, और इसका उपचार करवाने के बाद यू कैन ज्वाइन द फोर्सेस, बट विद दैट प्रॉब्लम आप फिर फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर सकते। दूसरी एक और प्रॉब्लम बॉयज के अंदर फेस की जाती है, पहले मैं उसी समस्या के बारे में बात करूंगा, दैट इज वर्कोसिल। वर्कोसिल के बारे में अगर बात की जाए, देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये नसें आप देख रहे होंगे टेस्टिकल्स के ऊपर की जो नसें, ये नॉर्मल नसें हैं, ये नॉर्मल वेन्स है। आप देखिए नॉर्मल वेन्स इस तरह के दिख लिए, बट वर्कोसिल के अंदर बेसिकली क्या होगा, ये जो वेन्स है ये फुल जाती है, ये देखिए वेन्स फुल गई हैं, ये फुल जाती है वेन्स, और ये क्या है, कई बार वेन्स आपस में उलझने लगती है, बट ये फुल जाती है। इसके कारण बॉडी में पेन होता है, कई बार अनबियरेबल पेन होता है ना, ये भी हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं और शर्माने वाली बात नहीं, अगर है तो प्रॉब्लम ठीक है। इसके साथ आप फोर्सेस को ज्वाइन नहीं कर सकते, आप इलाज करवा लीजिए, ये क्यूरेबल होता है, इसको इलाज करवाइए। इलाज करवाने के बाद जब आप नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाते हैं, देन यू कैन ज्वाइन द फोर्सेस, बट इस कंडीशन के साथ ज्वाइन करना नहीं, वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये दो समस्या है जो बॉयज के अंदर मेजरली दिखी जाती है, इन समस्याओं के साथ आप फोर्सेस को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करें डेंटल टेस्ट के बारे में। देखिए डेंटल के बारे में बहुत परेशान नहीं होना है, हाँ थोड़ा सा आपको थायराइड का ध्यान रखना है, थायराइड आपका बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, थायराइड का ध्यान रखना है, बट बहुत ज्यादा थायराइड आपका नहीं होना चाहिए। बट डेंटल के लिए बहुत परेशान मत होना, 22 पॉइंट्स होते हैं, उसमें से 18 पॉइंट्स आप ला सकते हैं, आप एनडीए के हैं तो और कम पॉइंट्स में भी काम चल जाता है, बट डेंटल के लिए बहुत परेशान आपको नहीं होना है। दांत आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेढ़े मेढ़े आगे पीछे तो नहीं, बट टेढ़े मेढ़े अगर दांत हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नॉर्मल काम करने में समस्या नहीं होना चाहिए। बट हाँ एक बहुत बड़ी समस्या एस्पिरेंट्स के अंदर, कुछ एस्पिरेंट्स के अंदर होती है कि सर जबड़ा हमारा आगे, जो जबड़ा है दैट मीन्स ये जो दांत है, अगर मैं बंद करूं अपना मुंह तो नीचे वाले दांत कहाँ होते हैं, है ना, या देखेंगे जो पीछे वाला हिस्सा है उसके दांत थोड़े से मेरे पीछे की साइड रहेंगे, और ये वाला जो हिस्सा ऊपर वाला ये दांत मेरे आगे की साइड रहते हैं, बट ये आपके आगे आ गए, ये जबड़ा काफी आगे आ गया, देन ये बहुत बड़ी समस्या, बिकॉज आप सही तरीके से खा नहीं पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम है। बाकी डेंटल के लिए बहुत परेशान मत होना कि सर ये है वो है, नहीं, इतना परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है, बट छोटी समस्या है, इसके लिए बहुत परेशान होने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टेस्ट के बारे में हम बात करें आई साइट। देखो आई साइट के बारे में क्लियरली अभी मैं बहुत डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, उसके लिए अलग से हम बात कर लेंगे आई साइट के क्राइटेरियाज को लेकर, नॉर्मली आप देखेंगे। बट एक चीज के लिए मैंने यहां पर बात करी आपसे कि किसी भी तरह की लेसिक या इक्विवेलेंट सर्जरी एनडीए के लिए परमिसेबल नहीं है, एनडीए के लिए किसी भी तरह का लेजिक परमिसेबल है ही नहीं, ये नोट कर लीजिएगा, एनडीए के लिए परमिसेबल ही नहीं है, कोई लेजिक परमिसेबल नहीं है एनडीए के लिए, नहीं है। सीडीएस के लिए हाँ होता है, सीडीएस के लिए और अपर एंट्रीज के लिए, बट अगर आप एनडीए के थ्रू जा रहे हैं, आप टीएस के लिए थ्रू जा रहे हैं 12 के बाद, उसके अंदर लेजिक परमिसेबल नहीं होता है, इसको नोट कर लीजिएगा कि लेजिक परमिसेबल नहीं है, क्लियरली लिखा गया है कि लेजिक इज नॉट परमिसेबल, लेजिक परमिसेबल यहां पर नहीं है। आई होप चीजें क्लियर हो रही होगी आपको। दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या जो आपको पीआर दे सकती है, आपको परमानेंट रिजेक्शन दे सकती है, दैट इज योर कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, देखो इसका इलाज कहीं पर भी नहीं है, इलाज नहीं है इसका कहीं पर, ये कहा जाता है कि इट्स जेनेटिक डिसीज ऑल्सो, जेनेटिक भी होती है और कई बार होती है, कुछ लोगों के अंदर होती है, बहुत रेयर है बट कुछ लोगों के अंदर होती है। अब इसमें क्या होता है, आप देखिए एक कुछ कलर्स यहां पर लिखे हैं मैंने, कुछ कलर्स के डॉट्स देखे, इन डॉट्स के ऊपर आप देखिएगा कुछ नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर दिख रहा है। अब आप में अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो आपको इस नंबर को पहचानने में बिल्कुल समस्या नहीं आएगी कि हाँ सर ये नंबर लिखा है, हाँ सर वो नंबर लिखा है, आपको समस्या नहीं आएगी। बट जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस है, लाइक जैसे 9 लिखा है यहाँ पर, ये 8 लिखा है, बट जिनको कलर ब्लाइंडनेस है उनको बहुत समस्या आती है, वो नंबर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, वो समझ ही नहीं पाते कि नंबर क्या है। दैट मीन्स जब दो कलर्स मिक्स हो जाते हैं तो कलर कौन सा है या क्या आकृति बन रही है वो आप नहीं समझ पाते। इसका मेजर रोल आपको आता है, मेजरली अगर मैं बात करूं तो नेवी के अंदर इसका काफी ज्यादा रोल होता है, नेवी के अंदर फिर ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती। बट हाँ तीनों फोर्सेस के अंदर, चाहे वो आर्मी के अंदर बात करें, नेवी एयरफोर्स की बात करें, कहीं पर भी कलर ब्लाइंडनेस एक्सेप्टेबल नहीं है, याद रखिएगा। इस तरह का नॉर्मली आपको या तो प्रोजेक्ट कर ली जाएगी या बुकलेट दिखा दी जाती है, जो भी हो, या आपको पहचानना होता है कि इन डॉट्स के बीच में जो नंबर लिखा है वो भी डॉट से लिखा है, वो किस नाम का, ये बेसिकली वो नंबर बेसिकली है क्या, नंबर होता है, कई बार डिजाइन होती है, तो ये आपको पता करते आना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस बहुत बहुत रेयर डिसीज है, बट ये क्योरेबल नहीं है, मैं क्लियरली आपसे बता दूं, कलर ब्लाइंडनेस क्योरेबल नहीं होता है और ये आपको पीआर दे देता है ना। तो ये छोटी सी बात है, कलर ब्लाइंडनेस का ध्यान रखिएगा। बट देखो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, नंबर्स आपको अगर दिख रहे हैं यहाँ पर, कुछ में आकृतियां बनी कुछ में नंबर्स हैं, तो ये आप कलर ब्लाइंड यहाँ पर नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बात करें, दैट इज योर ईयर टेस्ट। कानों की जांच आपकी की जाती है। देखो कानों की जांच दोनों कानों की जाएगी, वैक्स अच्छे से करवा के जाना, ईयर वैक्स को रिमूव करवा लेना, ठीक है। कई बच्चे गलती करते कि ईयर वैक्स के साथ चले जाते हैं, फिर वहां पर हियरिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है, फिर टीआर मिल जाता है,
टीआर मिलता है फिर परेशान होते रहते हैं। अपने कानों को सही तरीके से साफ करके जाइएगा, वैक्स निकलवा लीजिएगा। पूरा वैक्स तो नहीं निकलता, बट वैक्स अगर है तो आपको निकलवा लेना चाहिए। ईयर टेस्ट के अंदर नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, वैसे तो कई सारे टेस्ट होते हैं, बट नॉर्मली अगर हम बात करें कि विस्पर्ड हियरिंग 610 सेंटीमीटर ईच ईयर, दोनों कानों के अंदर अगर 610 सेंटीमीटर दूर से भी कोई विस्पर किया जा रहा है, विस्पर करने का मतलब क्या होता है, फुसफुसाया जा रहा है, तो आपको सुनाई देना चाहिए। नॉर्मली इस टेस्ट के अंदर क्या होता है कि डॉक्टर आपके इस कान के ऊपर नॉर्मली एक शीट रख देते हैं, शीट पे कई बार ऐसा मूव भी करते हैं उस शीट को, और पीछे से दूसरे डॉक्टर जो है या जो नर्स है वो कोई वर्ड बोलती हैं, कोई नंबर बोलती हैं, वो नंबर आपको सुनाई देना चाहिए, दोनों कानों के अंदर ही होना चाहिए। ये आपकी हियरिंग स्टैंडर्ड होते हैं। तो सुनने के अंदर भी अगर कोई समस्या आ रही तो समस्या का समाधान आपको अभी से कर लेना चाहिए। बहुत लाउड मत म्यूजिक सुनिए, ये प्रॉब्लम है, उससे क्या होता है कि हियरिंग के अंदर इशू आ जाता है। दूसरा, बहुत लाउड के साथ बहुत ब्लास्टिंग म्यूजिक मत सुनिएगा आप, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इन समस्याओं को अभी से आप दूर कर लीजिए, तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी एसएसबी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट आप टेस्ट के बारे में बात करें तो आपका अल्ट्रासाउंड भी किया जाएगा। जी हाँ, बॉयज हो या गर्ल्स हो, अल्ट्रासाउंड आपका किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से पहले बहुत पानी पिलाया जाएगा आपको। क्यों? अल्ट्रासाउंड से बेसिकली होता है क्या है, आपके लीवर और किडनी की जांच की जाती है कि लीवर और किडनी के अंदर तो कोई बहुत मेजर समस्या नहीं है, कोई बहुत मेजर डिसीज तो नहीं है। याद रखिएगा, डिसीज कोई भी ऐसे डिसीज जो कि आपकी डेली फंक्शंस के साथ साथ फोर्सेस में जाने के बाद आपके ऑपरेशनल फंक्शंस पे इफेक्ट करे, वो डिसीज एक्सेप्टेबल नहीं मानी जाएगी। इसे लीवर फंक्शन टेस्ट भी कहा जाता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड आपका करवाया जाएगा, लीवर भी चेक किया जाएगा, आपका किडनी भी बेसिकली चेक की जाती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लीवर और किडनी को सही रखना है तो क्या करें, हमेशा मैं इस चीज पे जोर देता हूं कि अल्कोहल मत कंज्यूम कीजिए, सिगरेट मत पीजिए, आप फोर्सेस को ज्वाइन करने वाली ये चीज आपको नहीं करना चाहिए। आपकी बॉडी की फिटनेस के लिए आपका लीवर का फिट होना, आपकी किडनी का फिट होना, दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर अभी हम ये चीज कर रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए, बिकॉज वहां पर उस टेस्ट के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई तो फिर ये प्रॉब्लम क्या है, इतनी बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं मिलता है आपको, और प्रॉब्लम अगर मेजर हुई तो आप रनिंग ही नहीं कर पाओगे। मैं क्लियरली आपसे कह रहा हूं। तो अगर ऐसी किसी गलत आदत के अंदर अभी हाँ पे है, उसको छोड़ दीजिए, बिकॉज आपका लक्ष्य कुछ और है, यहां पे आपका लक्ष्य फोर्सेस को ज्वाइन करना है। आगे बात की जाए, दो चीजें, स्पीच विदाउट इंपीडमेंट होनी चाहिए आपका। देखो, हकलाना दो तरीके से होता है। एक होता है कि बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उस बॉडी के अंदर प्रॉब्लम के कारण ही आप हकलाते हैं। दैट मीन्स जीवान के अंदर कोई प्रॉब्लम है या कुछ मेंटल इश्यूज है, उसके कारण आप हकला। एक होता है कि नहीं सर, जनरली कुछ शब्दों के अंदर हकला रहे हैं, बट नॉर्मली हम सही बोलते हैं, जिसको ठीक किया जा सकता है, जिसको ठीक किया जा सकता है, जो नॉर्मल हकलाना होता है उसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है कि आपने हकलाते थे बट आपने उसको ठीक कर लिया, दैट इज टोटली फाइन। बट अगर आपको बहुत ज्यादा आप हकलाते हैं तो फिर आप फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर सकते। मैं क्लियरली आपसे कह दूं, बहुत ज्यादा हकला रहे, फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर सकते। देखिए, हकलाना ये समस्या दो तरीके से होती है। इसका एक इंपैक्ट होता है कि साहब एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी होता है। साइकोलॉजिकल क्या है, कुछ बच्चे डर के कारण या अंडर कॉन्फिडेंट जब वो रहते हैं तब वो हकलाना शुरू कर देते हैं। इट इज फाइन, उसको क्योर किया जा सकता है, वो क्योरेबल है। बट कुछ क्या है कि बचपन से ही वो चीज है, बॉडी के अंदर किसी पार्ट में इशू है या बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण हम हकलाना शुरू कर देते हैं, फिर वो क्योरेबल नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो बट अगर आप पहली वाली कंडीशन के अंदर के साथ कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसको ठीक किया जा सकता है, देन इट्स टोटली फाइन, आप उसको ठीक करवा लीजिएगा। बट मेजर है तो फिर प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर आपका ग्लिडोर स्वेलिंग है, मतलब गले के पास इस तरीके से, या अगर मैं ये कहूं नॉट गला, यहां पर अगर मैं कान के नीचे की बात करूं, जैसे ये वाला एरिया, अगर ये सूज रहा है तो आप फोर्सेस को ज्वाइन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, आप नहीं कर सकते ज्वाइन, क्लियरली आप नहीं कर सकते। इस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये हाँ, ये इस एरिया की, यहाँ पर कई बार क्या होता है, लोगों को सूजन होती है। देखिए, जैसे यहाँ पर सूजन होती है, ये सूजन जो है ये आगे जाके हो सकता है कि कोई किसी तरह का ट्यूमर हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो आप फोर्सेस को ज्वाइन क्लियरली नहीं कर सकते। क्लियरली मैं कह रहा हूं नहीं कर सकते हैं, इस कंडीशन के साथ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज तो नहीं बोलूंगा, बट एक बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि सर हमारी आंतों के अंदर उंगलियां ज्यादा है, जैसे कि कंडीशन है जिसे क्या कहा जाएगा, पॉलीडेक्टाइल कहा जाता है। अब देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, अगर ये कंडीशन आपके अंदर है कि सर हाथों में 5 की जगह 6 उंगलियां आ गई है, टोटली फाइन, आप इसकी सर्जरी करवा लीजिए। 12 वीक पहले सर्जरी आपकी होनी चाहिए, और सर्जरी के बाद आपका एक्सरे किया जाएगा। एक्जैक्टली एक्सरे करेंगे, वो एक्सरे के अंदर कोई बहुत बड़ा डिफेक्ट नहीं आना चाहिए कि सर्जरी के बाद आपको मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होने लग गई या कोई डिफेक्ट आ गया, स्कार पूरी तरीके से भरा नहीं है। इसलिए मैंने क्या बोला कि स्कार भरने में समय लगता है। यहां पर 12 हफ्ते लिखा है, तुम 24 हफ्ते पहले ही करवा लेना अगर ऐसा लग रहा है तो। याद रखिएगा, प्रॉपरली आपका स्कार हील होना चाहिए। बट हाँ, इस कंडीशन के साथ एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, सीधी सी बात है। आप 6 उंगलियां लेके फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर सकते, आप इसकी सर्जरी करवा लीजिए। सर्जरी के बाद
अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपको, आपका प्रॉपर एक्सरे किया जाएगा, देन आप फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब डरना मत, अगर है ऐसा तो उसको सर्जरी करवा लो, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी एक प्रॉब्लम होती है जो कि कई सारे एस्पिरेंट्स के अंदर है ना, इससे कहा जाता है संडेक्टल। संडेक्टल के अंदर क्या हो रहा है, देखिए 3 तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल, सिंपल है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, सिंपल का इलाज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपकी उंगलियां जुड़ी होती है, जैसे 2 उंगलियां जुड़ी होती है। अब उंगलियां किससे जुड़ी है, यहां पर अगर सिंपल की बात करें, यहां पर आपकी उंगलियां स्किन के द्वारा जुड़ी होती है, स्किन और आपके सॉफ्ट टिश्यू के द्वारा जुड़ी होती है। इसकी सर्जरी करवा लो। जब आप इसकी सर्जरी करवा लेते हैं, सर्जरी 12 सप्ताह पहले आपकी होनी चाहिए, ठीक है, 12 सप्ताह पहले आपकी सर्जरी होनी चाहिए। और 12 सप्ताह पहले जब आपकी सर्जरी होती है, उसके बाद आप जाइए, आपका चेकअप किया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मूवमेंट सही हो रहा है, देन यू आर फिट फॉर द फोर्सेस। बट याद रखिएगा, इसमें भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स और एक कॉम्प्लिकेटेड। ये दोनों एक्सेप्टेबल नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स एक्सेप्टेबल नहीं है, याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है ना कि आपकी हड्डियां जुड़ी होती है, देखो टिश्यू नहीं जुड़ा, ये हड्डी जुड़ गई है प्रॉपर तरीके से। अब हड्डी जुड़ गई तो आप कैसे अलग करोगे इसको, तो ये नहीं एक्सेप्टेबल होता है। कॉम्प्लिकेटेड तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, हड्डी के साथ साथ ये देखो नीचे वाला हिस्सा टूट भी गया, एक और हड्डी यहाँ पर, ये एक्सेप्टेबल नहीं है फोर्सेस में। इस कंडीशन के साथ तो आप जा ही नहीं सकते। और सर्जरी भी कब एक्सेप्टेबल है, जब आपकी सिंपल वाली प्रॉब्लम यहां पर हो। तो आप देख लीजिए कि आप कौन सी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अगर ये सिंपल है देन डेफिनेटली आप सर्जरी करवाइए, सर्जरी करवाने के बाद आप फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल एस्पिरेंट्स का आता है कि सर हमारे सर की कंडीशन ऐसी, सर के बीच में क्या थोड़ा सा एक दरार जैसा निशान बना हुआ है, जिससे क्या कहा जाता है, जिससे कहा जाता है हाइपरोस्टोसिस फ्रंटलिस इटर्निया। ये एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेड है, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, इसको नोट कर लीजिएगा, इट इज एक्सेप्टेड। इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। अगर ये प्रॉब्लम है तो आप फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज ये समस्या नहीं है कोई, आप इसके साथ फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, कोई इलाज विलाज नहीं करवाना पड़ता, आप फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब कुछ आई साइट की कंडीशंस ऐसी हैं जो आपको पीआर दे देगी, जैसे भैंगापन, परमानेंट रिजेक्शन का कारण ये बनती है। इसके अलावा आंखों की पुतलियों का कलर अलग अलग होना, ये भी परमानेंट रिजेक्शन का कारण आपका बन जाएगा। और आप देखिएगा नेक्स्ट ये कंडीशन होती है, इसे कहा जाता है केराटोकॉनिक कोमिया। इसमें क्या होता है, ये आपकी आंखों का हिस्सा थोड़ा सा बाहर होता है, ज्यादा ही बाहर होता है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर इनमें से किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो याद रखिएगा कि ये समस्याएं एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, ये सीधे आपको पीआर दे देगी। आई साइट के लिए बहुत क्लियरली होते हैं। अब एक समस्या आती है और बच्चे इसके लिए कई बार कंफ्यूज होता है कि सर हर्निया का क्या किया जाए। हर्निया भी एक नॉर्मल कंडीशन है, हो जाता है हर्निया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्निया के साथ आप फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर सकते कि आपको हर्निया है और हर्निया के साथ सर मैं फोर्सेस को ज्वाइन कर लूंगा, नहीं, हर्निया के साथ फोर्सेस को ज्वाइन नहीं किया जा सकता। क्लियरली इंडिकेशन है कि आप हर्निया का इलाज करवा लीजिए और 24 हफ्ते पहले कम से कम आपका इलाज होना चाहिए। कितना, 24 हफ्ते पहले, ठीक है, 24 हफ्ते पहले की बात की जा रही है कि 24 हफ्ते पहले कम से कम आपका इलाज हो जाना चाहिए। उसके बाद आप हर्निया का अपने इलाज करवा लिया, ठीक है, आपने हर्निया का इलाज करवा लिया, किसी भी तरह का हर्निया आपको नहीं होना चाहिए। हर्निया के इलाज के बाद कोई मेजर आपका स्कार नहीं होना चाहिए, स्कार इज फाइन, बट उस स्कार के कारण ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ मवाद जम गया है, उस स्कार से आपको इन्फेक्शन फैल गया है या मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। बट हर्निया के साथ आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो हर्निया है, डरने की जरूरत नहीं है, आप इलाज करवा लीजिए। 24 हफ्ते मिनिमम देकर रखा है, बट मैंने क्या कहा, 24 हफ्ते से पहले ही करवा लेना यार, क्योंकि देखो कहीं हर व्यक्ति के बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी की जो हीलिंग करने की क्षमता है, वो सबकी अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति जल्दी हील कर लेता है, कोई बाद में हील करता है। तो ये छोटी सी बात को अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करें, जिसे स्वेटी पाम्स के नाम से जाना जाता है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये आपके रिजेक्शन का कारण बनेगी स्वेटी पाम। स्वेटी पाम के अंदर क्या है एक्जैक्टली, इसका कोई टेस्ट नहीं कंडक्ट किया जाता है। आपके जो भी मेडिकल अफसर होंगे वो आपको बोलेंगे कि 2 मिनट के लिए अपनी मुट्ठियों को बंद करो। 2 मिनट के बाद जब आप अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेंगे, वो अपनी उंगली आपके बोलेंगे कि आप उनकी उंगली को आपको अपने हाथों से पकड़ना पड़ेगा। अगर आपके हाथ स्वेटी हैं तो वो अपनी उंगली को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो अगर उनकी उंगली बहुत जल्दी छूट गई और हाथों पे दिखता है फिर उंगली पे पसीना, दैट मींस आपको स्वेटी पाम की प्रॉब्लम है। बट अगर उंगली नहीं छुड़ा पा रहे, दैट मींस इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, और इस उंगली को छुड़ाने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्वेटी पाम की समस्या बहुत सारे एस्पिरेंट्स को रहती है। बट याद रखना, मार्केट में किसी भी केमिकल का यूज मत कर लेना कि सर ये केमिकल का यूज कर लिया ऐसे हो जाएगा, मत करिएगा। केमिकल का कोई यूज मत करना, पर ये रिजेक्शन का कारण बनती है। क्या है, एक छोटा सा अनहार्मफुल तो मैं नहीं बोलूंगा, बट एक छोटी सी चीज है कि फिटकरी के अंदर आप अपने हाथों को रखिएगा।
जब आप फिटकरी के अंदर, फिटकरी के पानी के अंदर अपने हाथों को रखते हैं तो पसीना आना थोड़ा सा कम हो जाता है, हाथ थोड़े ड्राई हो जाएंगे, दैट इज फाइन, बट ये बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। बट वही कि 4-5 दिन पहले स्टार्ट करोगे तो समस्या आ जाएगी, बट इस तरीके से समस्या से आपको निदान मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी, याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा भी कई सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, बट उन सारे टेस्ट के ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे बिकॉज बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। चलिए, हमने मेजरली टेस्ट के बारे में बात कर ली। अब एक छोटा सा पॉइंट और है यहां पर, जिसके बारे में क्लियरली मेडिकल बोर्ड ने और एनडीए के मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर चीज मेंशन करके रखी है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। हाइपर एक्सटेंसिबल फिंगर जॉइंट्स, आपके जो फिंगर जॉइंट्स है वो हाइपर एक्सपेंडेबल नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी उंगली अगर 90 डिग्री से भी ज्यादा नीचे मुड़ जाती है तो आप अनफिट हो जाएंगे, आप अनफिट करार दे दिए जाएंगे। याद रखिएगा, अगर 90 डिग्री से भी ज्यादा आपकी उंगली फ्लेक्स कर रही है, आपके हाथों की उंगली, अब मेरी उंगली इतनी नहीं हो रही, इतनी भी नहीं हो रही है, कुछ लोगों की 90 डिग्री पीछे तक चिपक गई साहब, 90 डिग्री से ज्यादा चली गई है, आप क्लियरली अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। याद रखिएगा, क्लियरली लिखा है कि आप अनफिट हैं, और इस कंडीशन का सच इलाज भी नहीं है, आप अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो ये एक समस्या कुछ लोगों के अंदर होती है, आप देख लीजिए, अगर प्रॉब्लम आपके अंदर है तो चाहे तो आप डॉक्टर से, सर्जन से कंसिडर कर लीजिए, बट मेरे हिसाब से समस्या का समाधान एक्जैक्टली कोई नहीं मिलेगा आपको। चलिए ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंस्ट्रक्शंस देकर रखें क्लियरली यहां पर। जैसे जनरल फिटनेस के अंदर कुछ चीजें ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में कोई ऐसे डिसीज नहीं होने चाहिए जो कि क्लियरली डिफाइन हो रही है। आपकी बॉडी के अंदर कोई स्ट्रक्चर के अंदर डिफॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए कि हाथ आपके टेढ़े मेढ़े हैं, एक हाथ बहुत बड़ा एक हाथ बहुत छोटा, ये डिफॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। बॉडी में ऐसी कोई स्वेलिंग नहीं होना चाहिए जो कि आपकी परमानेंट है, कि साहब लिम्स हमको बन गए हैं, नॉट्स हैं बॉडी के ऊपर, बड़े बड़े फोड़े फुंसी आ गए, ये नहीं होना चाहिए आपको, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको साइनस की समस्या भी नहीं होना चाहिए, क्लियरली डिफाइन किया गया, साइनस नहीं चलेगा फोर्सेस में, साइनस से तो आप काम ही नहीं कर पाओगे साहब, कैसे कर पाओगे आप खुद सोचो ना। आपको साइनस है, आप जैसलमेर के अंदर सब युद्धाभ्यास तो नहीं बोलूंगा मैं, बट किसी मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर आप हिस्सा ले रहे हो, अब वहां पर जब आप रेत वाले एरिया के अंदर हो या आप एयरफोर्स के अंदर हो, आप वो धूल आप सहन ही नहीं कर सकते। अब आप किसी ऑपरेशन के अंदर जा रहे हो, ऑपरेशन के अंदर आप ऐसे एटमोस्फियर के अंदर जा रहे हो जहां पर कंडीशंस बड़ी खराब है, धूल उड़ रही है, अब आपको खांसी चलेगी, साइनस से सांस ही नहीं आ रही, साइनस अलाउ यहां पर नहीं होता। कोई भी ऐसी स्किन का डिसीज नहीं होना चाहिए जो कि आपके रेगुलर फंक्शन के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि सर हमको हमेशा ही खुजली चलती रहती, फंगस से छोटे मोटे उसको क्योर किया जा सकता है, वो हो जाता है, बट ऐसा डिसीज, जैसे एग्जांपल की बात करें हम कॉड़ की, कॉड़ है सर, कॉड़ बड़ी बड़ी फुंसियां हो जाती, नहीं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसके अलावा आपकी बॉडी में हर्निया नहीं होना चाहिए, मैं बता चुका हूं 24 वीक्स का टाइम दिया जाता है, बट 24 वीक्स का वेट मत करना, हर्निया यहां पर नहीं होना चाहिए। बॉडी में कहीं भी ऐसा स्कार नहीं होना चाहिए जिससे आपकी बॉडी के हाथों के मूवमेंट के अंदर इशू आ रहा है, पांव के मूवमेंट के अंदर इशू आ रहा है। मान लो यहां पर बहुत बड़ा स्कार है, कट लग गया मेरे को, मान लो महादेव ना करे लगे, पर बहुत बड़ा कट मेरे को हाथ पे लग गया, अब वो कट तो भर गया बट मैं हाथ मूव ही नहीं कर पा रहा हूं, मेरा हाथ ऐसा नहीं होता, नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा। स्कार फाइन, बट स्कार से अगर मूवमेंट के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, ये नहीं चलता है। इसके अलावा आगे हम बात करें, आपके स्पीच के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बात कर ली मैंने कि साइकोलॉजिकल है, उसको क्योर किया जा सकता है, नॉर्मली आपका नहीं होना चाहिए। आपकी मेंटल डिसीज की भी कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं होना चाहिए कि आप अभी तो मेंटली फिट है पर 2 साल पहले पागल खाने के अंदर थे, नहीं, नहीं हो सकता। आपके अंदर नो हिस्ट्री और एविडेंस ऑफ मेंटल डिसीज, किसी भी तरह की मेंटल डिसीज आपके अंदर नहीं होना चाहिए। एपिलेप्सी एक कंडीशन होती है, कुछ एस्पिरेंट्स को पता होगा, नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज है जो क्लियरली फोर्सेस ने डिफाइन करके रखी है, और ये कुछ ऐसी बातें जो परमानेंट रिजेक्शन का कारण बन सकती है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, हाइपरटेंशन, बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर व्यक्ति बेहोश ही हो जाएगा, बीपी बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन आपको नहीं होना चाहिए। कोई मेजर हार्ट डिसीज नहीं होना चाहिए कि हार्ट में ब्लॉकेज है, छेद है, अस्थमा पॉसिबल नहीं है, फोर्सेस ज्वाइन कर ले, माइग्रेन नहीं होना चाहिए, और क्रॉनिकल किडनी डिसीज, बहुत मेजर किडनी डिसीज की हमको स्टोन है साहब किडनी के अंदर, नहीं, नहीं पॉसिबल नहीं है, पीआर आपको मिल जाएगा, परमानेंट रिजेक्शन आपको दे दिया जाएगा अगर ये सारी चीजें आप कैरी करते हैं तो, या इनमें से कुछ समस्याएं भी आपके अंदर है। अब देखिए, इन समस्याओं का समाधान तो नॉर्मली मैं कहूंगा कि नहीं है साहब, बहुत क्रॉनिकल डिसीज है तो आप समाधान नहीं कर सकते, बट क्या होता है फिर भी आपको रिव्यू के लिए समय दिया जाता है। आप नॉर्मली पहले आप स्पेशल मेडिकल बोर्ड के अंदर जाते हैं जो कि आपके सेंटर्स के पास होता है, वहां पर आपका एसएसबी के पास ही आपके 5 से 6 दिन वहां पर कंडक्ट किए जाते हैं, बाद में आपको रिजल्ट बताएंगे जो बोर्ड के प्रेसिडेंट होंगे कि ये प्रॉब्लम है आपकी या ये समस्या आपके अंदर है, वो सहायता भी करते हैं कि कैसे आपको अपील करनी है। उसके बाद आप अपीलेट मेडिकल बोर्ड के अंदर जाते हैं, वहां पर भी अगर आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो आपके पास एक और चांस होता है
रिव्यू मेडिकल बोर्ड के अंदर रिव्यू करवाने का। बट वहां से भी अगर आप अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाते देन यू आर टोटली अनफिट, फिर आप फोर्सेस को ज्वाइन नहीं कर सकते। अब ये कंडीशन आनी नहीं चाहिए, ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। आप अभी से अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा। मैंने अब देखिए, हम सबकी फिजिकल क्षमता अलग अलग होती है, बट मेरे हिसाब से जो फिटनेस का लेवल फोर्सेस के लिए चाहिए उसके लिए एटलीस्ट इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। ये आपको करना चाहिए। रनिंग डेली तो नहीं बोलूंगा मैं, बट वीक में कम से कम 3 दिन 3 से 5 किलोमीटर रनिंग करो। 5 किलोमीटर रनिंग का टाइम आपका मान लेते चलो 25 मिनट ले लो, है ना। 25 मिनट टाइम होना चाहिए। 20 मिनट है तो बहुत ही अच्छा, 20 मिनट तो अच्छा टाइम है, क्योंकि 13 मिनट समथिंग कुछ तो नेशनल रिकॉर्ड है 5 किलोमीटर का। बट 20 मिनट तकरीबन है, ठीक है, दैट इज टोटली फाइन। 25 मिनट के अंदर भी आप कर रहे हैं, 20 से 25 मिनट के अंदर करिएगा। कम से कम 15 मिनट आप स्किपिंग कर सके, इतना स्टेमिना आपके अंदर होना चाहिए। आई न्यू 15 मिनट बहुत ज्यादा होता है, समय लगता है, एक लेवल के बाद वो स्टेमिना आता है, बट ठीक है, एटलीस्ट रुक रुक के भी 15 मिनट कर लो। कम से कम गर्ल्स हो या बॉयज हो, मिनिमम 30 तो नहीं बोलूंगा मैं, इसको 20 कर देता हूं कि कम से कम 20 पुशअप एंड पुलअप्स करने आपको आने चाहिए। सिटअप्स कर लो, पुशअप्स कर लो, ये आपके आने चाहिए। पुलअप्स की बात की जाए, चिनअप्स की बात की जाए, मिनिमम 8 से 10 के बीच में आपको चिनअप्स करना आना चाहिए। इतनी क्षमता अपने अंदर होनी चाहिए। और रोप क्लाइंबिंग की बात करें कि रस्सी पे चढ़ना हाथों के बल 3 से 4 मीटर तक आप चढ़ने के काबिल हो। ये कुछ चीजें ऐसी है, अगर आप इसको करते इस लेवल तक की फिटनेस आपके अंदर है तो बहुत सारी बीमारियों से आप ऐसे निजात पा लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेडिकल्स। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आपका होता है, आप कमेंट के अंदर मुझे पूछ लीजिएगा। डेफिनेटली वी विल आंसर फॉर दैट डाउट्स। उस डाउट्स का आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो अपने आप को मेडिकली फिट रखिए और घबराने की जरूरत नहीं। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कि क्योर हो सकती है, जिसके बारे में हमने बात करी। हर्निया ऐसा वहां क्योर हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी जो क्योर नहीं हो सकती। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात करी, सब वो क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखिए, मेंटल फिटनेस का ध्यान रखिए, बिकॉज आपका फिटनेस का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।